Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammed Rahman. My subject is Financial Accounting 2, ADP Semester 2 of Business Management and Accounting and Finance. तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमारी बुक का चैप्टर 16 है बेटा। आज हमारा इसके ऊपर सेकंड लेक्चर है और मैं सेकंड लेक्चर में अपने फर्स्ट लेक्चर का भी साथ थोड़ा सा रिकैप साथ लेकर चलूँगा। बात को स्टार्ट करते हैं बेटा कि पर्पस ऑफ द कैश स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो की बात करते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है इसका पर्पस क्या है, ये है क्या। इसमें तीन पर्पस हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है कि हाउ डज अ कंपनी रिसीव इट्स कैश, कंपनी अपना कैश कैसे रिसीव करती है, वेयर डज अ कंपनी स्पेंड इट्स कैश, अपना कैश इस्तेमाल कहाँ पे करती है, और व्हाट एक्सप्लेन्स द चेंज इन द कैश बैलेंस, और हमारे कैश बैलेंस में जो चेंजिंग आती है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी चेंजिंग की रीज़न क्या है। ये सारी डिस्कशन हमारी किसके ऊपर होगी, किसके अंदर होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो में भी हमने कुछ ऐसे ही लिखा कि व्हाट एक्सप्लेन द चेंज इन द कैश बैलेंस, जैसे भी कहा कहाँ स्पेंड करती है, कहाँ से लेती है, और व्हाई डू इनकम एंड कैश फ्लोज डिफर। एक छोटी सी बात आज हम बताता चलूँ आपको कि हमारे बिजनेस में जितना प्रॉफिट का फिगर निकलता है कभी भी वो प्रॉफिट हमारे पास कैश फॉर्म में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जिससे हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं बहुत सी नॉन कैश एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं और उस नॉन कैश एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो हमारे कभी भी कैश फॉर्म में हमारे पास नहीं होता। बहरहाल इसके पीछे भी एक बड़ी डिटेल वर्किंग है, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में चल के। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कैश की। मेजरमेंट ऑफ कैश में हमारे पास क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास है क्या। कैश इक्विवेलेंट्स में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म का मतलब है थोड़े टाइम के लिए, हाईली लिक्विड का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो इजीली वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो। और यही बात उसने अगले पॉइंट में लिखी है कि रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट करने के लिए हर वक्त रेडी हो। और साथ ही साथ कहता है sufficiently close to maturity so that market value is unaffected by interest rate changes। ठीक है जी। और हमारी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मार्केट वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल लूंगा तो आपके लिए बड़ा बेस्ट समझ आ जाएगा कि हमारे जो प्राइस बॉन्ड्स हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि प्राइस बॉन्ड्स हमारी शॉर्ट टर्म वेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जब चाहें फॉरेन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और विदाउट एनी मार्केट वैल्यू चेंजेस, और उसके ऊपर हमारी मार्केट वैल्यू किसी किस्म की कोई इफेक्ट नहीं कर रही होती। हमारा जो 200 का प्राइस बॉन्ड है वो हमें 200 ही देता है, कभी भी हमें उससे कम या ज़्यादा नहीं देता। आगे हमसे कहता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। हमारे कैश फ्लोज की जो क्लासिफिकेशन है अब वो किस तरह से है कि हमने बिजनेस में अपने कैश के फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर फ्लोज का वर्ड लिखा है तो फ्लोज के अंदर दो फ्लोज आते हैं बेटा, इनफ्लो कैश का रिसीव होना, आउटफ्लो कैश का पे होना। इसका मतलब हमारे इस वक्त ये दोनों चीज़ें काउंट होगी, हमने दोनों चीज़ों को देखना है। तो हमने अपने फ्लोज की क्लासिफिकेशंस कर दी, और कितनी क्लासिफिकेशन है बेटा, यहाँ पर तीन क्लासिफिकेशंस आपको नज़र आ रही हैं। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इंक्लूड द following three sections: number one operating activities, number two investing activities, and number three financing activities। अब बेटा हम वन बाय वन इन तीनों को डिटेल डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं क्या। अब उसमें कहता है जी सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आइए, तो हमें उसने कहा कि कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। ये हमारे पास जो एक फ्लो चार्ट के अंदर एक डायग्राम सी बनाई है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये सारे इनफ्लोज हैं हमारे, और जो राइट साइड है वो सारे के सारे हमारे क्या है बेटा, वो आउटफ्लोज हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब इनफ्लोज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम कैश सेल्स टू कस्टमर, कि हमने चीज़ें कस्टमर को बेची, हमें कैश रिसीव हुआ, ये भी एक इनफ्लो है। फ्रॉम रिसीट ऑफ डिविडेंड रेवेन्यू, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है, ये भी हमारे लिए कैश फ्लो है और कैश इनफ्लो की बात हो रही है। फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसकी सेल परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है जी, उसको बेचा, उससे पैसे आए, ये भी हमारा इनफ्लो है। फ्रॉम कलेक्शन ऑन क्रेडिट सेल की थी, डेटर से कलेक्शन किया, ये भी इनफ्लो है। और फ्रॉम रिसीट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू, अगर हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करते हैं, हमने किसी को खुद लोन दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि ये भी हमारे लिए क्या है कि इनफ्लो। ये सारी हमारे पास कैश की इनफ्लोज की एग्जांपल है जो हम रिसीव करते हैं, और ये सारी आउटफ्लोज की हैं। टू पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे किए। टू पे सैलरीज एंड वेजेस पे किए हैं। टू बाय ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, खरीदी हैं सिक्योरिटीज, यहाँ पे बेची थी तो पैसे आए थे।
यहाँ खरीदी हैं तो पैसे जा रहे हैं। टू पे टैक्सेस एंड फाइन्स, फाइन्स और टैक्स पे किया, ये भी पैसे जा रहे हैं, आउट गोइंग है। टू पे इंटरेस्ट ओड, अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे करना है, खुद से कोई लोन लिया हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो टू पे सप्लाईज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, गुड्स और सर्विसेज के लिए हमने सप्लायर्स को पे किया, यानी कि गुड्स परचेज किए हैं, सर्विसेज परचेज किए हैं, तो ये हमारे आउटफ्लो है। अब बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर आप गौर से देखिए तो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, ये हमारे बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस के साथ बिलोंग करता है, कि जो हमारा मेन बिजनेस है, हम जिस चीज़ का काम कर रहे हैं, ये उसी के साथ बिलोंग कर रहा है। सेल्स करना, उधर से एक्सपेंसेस वगैरह पे करना, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वर्ड निकला हमारे बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस के साथ। तो रूटीन ऑपरेशंस का मतलब है कि रेगुलरली हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो हमारे रूटीन ऑपरेशंस होते हैं। अब वहाँ से जो हमारा इन और आउट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। अब आइए बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें भी ऐसे ही है कि लेफ्ट साइड आपको सारे इनफ्लो दिए गए और राइट साइड सारे आपको आउटफ्लो दिए गए। अब इनफ्लोज में देखिए तो फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अपना एसेट बेचा है हमने, डेफिनेटली कैश आएगा। फ्रॉम सेलिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा फिक्स एसेट है। फ्रॉम सेलिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं किया आपने, बाकायदा तौर पर सेल किया। अब ये ट्रेडिंग और इसमें सेल करने की बात क्या है बेटा, ये ट्रेडिंग में तो हम क्या कर रहे होते हैं, मुसलसल बेसिस पर सेल परचेज, हम लोग काम इस चीज़ का करते हैं कि सेल परचेज से प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमने सेल परचेज से प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से उसको नहीं खरीदा था, बल्कि उसको अपने पास रिटेन करके उससे बेनिफिट लेने के लिए हमने इसको खरीदा था। तो ये अगर हमने सेल किया तो ये भी हमारा एसेट की सेलिंग है। फ्रॉम सेलिंग ऑफ नोट्स रिसीवेबल, ये भी अपना एक फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं। फ्रॉम सेलिंग इंटेंजिबल एसेट, ये भी एक हमारा फिक्स एसेट है। फ्रॉम कलेक्टिंग प्रिंसिपल नोट ऑन नोट्स रिसीवेबल, इन शॉर्ट ये सारे के सारे जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं ये किसके ऊपर हैं, एसेट की सेल के ऊपर है। और इस साइड पर सारा कुछ अब क्या कर रहे हैं, वही सारे के सारे एसेट जब हम परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि एसेट को परचेज किया तो पे करना पड़ा, वो आउटफ्लो है। और एसेट को अगर हमने सेल किया तो उससे पैसे रिसीव किए तो वो हमारा क्या है, इनफ्लो है हमारे पास। उसके बाद आगे चलिए तो हमारे पास क्या कहते हैं जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर आता है। अब फाइनेंसिंग का मतलब है बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से आएगा, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस के लिए, कैपिटल के तौर पे आएगा, हाँ वो लोन के तौर पे आता है तो इनफ्लो, और अगर पैसा जा रहा है तो हमारे पास आउटफ्लो में चला जाएगा। इनफ्लो की बात कहते हैं तो फ्रॉम इशूइंग इट्स कॉमन एंड प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक जब इशू किए, लोगों से कैश इकट्ठा किया। फ्रॉम इशूइंग इट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि नोट्स पेबल एंड बॉन्ड्स पेबल इशू किए, लोगों से लोन इकट्ठा किया, ये भी इनफ्लो है। बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस, फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑनर्स, ऑनर्स अपनी पॉकेट से और इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, ये भी इनफ्लो है। और फ्रॉम री इशूइंग इट्स ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक का कॉन्सेप्ट हमने आपको याद होगा अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन के चैप्टर में डिस्कस किया था, कि जब कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेती है उसको हम नाम देते हैं ट्रेजरी स्टॉक, और बाद में जब उसको सेल करती है दोबारा से तो उससे भी पैसा आता है, वो भी इनफ्लो में चला गया। और आउटफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो यही सारी चीज़ें जब हमने क्या करनी होती हैं, तो पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, उसको पे किया। परचेज ट्रेजरी स्टॉक खुद परचेज किए। विड्रॉल्स, यानी कि ऑनर ने जब ड्राइंग्स वगैरह की। और पे ऑफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है जी, हमने अपने शॉर्ट टर्म डेट्स यहाँ पर लोगों को इशू करके पैसा इकट्ठा किया था, अब यहाँ पर लोगों को वापस कर रहे हैं तो पैसा हमसे जा रहा है। तो इन शॉर्ट ये सारा इनफ्लो था और ये सारा हमारे पास क्या था, आउटफ्लो था। तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा तीनों एक्टिविटीज़ आपको बड़े क्लियर कट वर्ड्स में समझ आ गई होंगी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में क्या एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिटायरमेंट ऑफ डेट बाय इशूइंग इक्विटी स्टॉक। अब डेट को रिटायर कर दिया कैसे, बाय इशूइंग इक्विटी स्टॉक, कि हमने किसी से कर्जा लिया हुआ था, अब बजाय के कर्जा वापस करने के हमने उसके बदले में उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। अब इसका मतलब इसमें कहीं पर कैश इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, इसका मतलब फिर इसको हम क्या नाम दे देंगे, नॉन कैश का इसको नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात बेटा जी। इसी तरह से आगे चलिए तो हमसे कहते हैं जी कन्वर्जन ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक टू कॉमन स्टॉक, इसमें भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, एक तरह का स्टॉक था वो उनसे वापस लिया, बजाय कि उनको कैश देने के उनको दूसरा स्टॉक दे दिया, दूसरे शेयर्स दे दिए। फिर इसी तरह से लीज ऑफ एसेट्स इन कैपिटल लीज ट्रांजेक्शन्स, मतलब इन शॉर्ट ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स हैं कि जिसमें नॉन कैश एक्टिविटी परफॉर्म की गई। बिजनेस ट्रांजेक्शन तो इसके अंदर हुई हैं, लेकिन हमारे पास कौन सी ट्रांजेक्शन है सारी, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक हो गया जी। अब आगे मूव करते हैं जी, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए तो फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपके सामने। अब उस फॉर्मेट में हमने सबसे पहले क्या लिखा है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो,
नेट कैश प्रोवाइडेड यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो प्लस माइनस हमने करनी, यानी कि जो कैश आया वो प्लस, जो कैश गया वो माइनस, प्लस माइनस करके इन और आउट को, तो जो नेट वैल्यू आ जाएगी वो ऑपरेटिंग की ये आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह से नेट वैल्यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो ले ली, और इसी तरह से नेट वैल्यू फ्रॉम फाइनेंसिंग वो ले ली। ये तीनों को जब हम सम करेंगे तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश, नेट आ जाएगा हमारे पास कि पूरे साल में हमारा फाइनली क्या प्लस हुआ। अगर आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब हमने पूरे साल का हमारा इनफ्लो ज़्यादा था, और अगर आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब हमारे साल में आउटफ्लो ज़्यादा था। और उसके बाद हमने अपने ओपनिंग कैश को इसके अंदर क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, तो फाइनली हमारे पास क्या निकल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारे सामने आ जाएगा। और ये वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, या कैश इन हैंड है, या कैश एंड कैश इक्वलेंट है, जिसको उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में अपना एज अ एसेट शो करेंगे। क्लियर हो गई जी बात। अब देखिए, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में मैंने कुछ यहाँ पे स्टेप फॉर्म में इसको यहाँ पे हाईलाइट किया। नंबर 1 स्टेप, कंप्यूट नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। कैश में इंक्रीज डिक्रीज हमने कंप्यूट करना है। कंप्यूट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना ऑपरेटिंग से आया। कंप्यूट द नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कितना इन्वेस्टिंग से आया। कंप्यूट द नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, कितना उससे आया। और प्रूव एंड रिपोर्ट बिगनिंग एंड एंडिंग कैश फ्लोज, और उसके बाद फिर हमने ये बिगनिंग और एंडिंग कैश फ्लोज को एडजस्ट करना है इसके अंदर, जैसे भी पिछले स्टेटमेंट में मैंने करके भी दिखाया था। ठीक हो गया जी। अब फिर आपने क्या करना है, एनालाइजिंग द कैश अकाउंट। The cash account is a natural place to look for information about cash flows from operating, investing and financing activities. Basically जो कैश अकाउंट है, या जिसको हम कैश बुक का नाम दिया करते थे, ये इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पुराना फॉर्मेट है। यानी कि पहले हम सिर्फ कैश अकाउंट बनाते थे, लेकिन कैश अकाउंट में हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन तो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी पर्पज़ पे बनाई जाती है कि कहाँ कितना आया और कितना गया, यानी कि फाइनली हमने कैश का बैलेंस फाइंड करना है। और कैश अकाउंट में भी हमने यही काम करते थे कि कितना आया और कितना गया और फाइनली क्या कैश का बैलेंस है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि हमारी अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें हमने अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर हम पुराने कैश अकाउंट की बात करें तो इसमें कोई कैटेगरीज नहीं होती थी, खा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, खा वो फाइनेंसिंग है, खा वो इन्वेस्टिंग है, कोई भी एक्टिविटी है, हमने तीनों को क्या किया था यहाँ पर इकट्ठा रख के चल रहे हैं। फिर आपके सामने देखिए तो कैश अकाउंट बना आपको नजर आ रहा है कि इसकी ये वाली साइड सारी रिसीविंग्स हैं, यानी कि इनफ्लोज हैं, और ये वाली साइड सारी की सारी कौन सी हैं, आउटफ्लोज हैं। तो इसका मतलब अब इसमें अगर आप गौर से देखिए तो कोई हमने क्या कैटेगरी नहीं बनाई हुई यहाँ पर, तो फाइनली हमारे पास इसमें इस तरह से बैलेंस निकलता था। तो ये हमारे पास क्या होता था, कैश का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होता था। तो ये था हमारे पास कैश अकाउंट, और वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि नेचुरल प्लेस। नेचुरल प्लेस इसको इसलिए कहा जाता है कि जब से अकाउंटिंग बनी है तो कैश को फाइंड आउट करने के लिए जो वे है हमारे पास वो यही हुआ करता था, कैश अकाउंट का, या जिसको हम कैश बुक भी कहा करते थे। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन जब आती गई तो फिर हम लोग आस्ता आस्ता कैश अकाउंट के साथ साथ अपने आप को किस पर ले गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ले आए, ताकि हमें कैटेगरी वाइज पता चल सके कि बिजनेस में कैश का इन आउट कितना कितना हुआ है। ऑपरेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कैश इन हुआ, कितना आउट हुआ, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इन और आउट हुआ, और इसी तरह से फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज में कितना इन और कितना आउट हुआ। उसके बाद आगे देखिए तो एनालाइजिंग नॉन कैश अकाउंट। A second approach to preparing the statement of cash flow is analyzing non-cash account. Non-cash account को आपने फिर क्या करना है, इसमें एनालाइज करके चलना है। अब नॉन कैश एक्टिविटीज किस तरह से होती हैं बेटा, अभी मैंने पीछे कुछ एग्जांपल्स आपको दे के भी आया हूँ। अब अगर आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो वो कहता है जी नॉन कैश एसेट्स। नॉन कैश एसेट्स को हम एडजस्ट किसके साथ कर लेते होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ या इक्विटीज़ के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, तो चेंजेस इन नॉन कैश अकाउंट हमारी आ जाती हैं। एनी हाउ अगर ये फिलहाल अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी समझ रही तो नो इशू, इसका हमारे डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए। इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो यूजुअली कम्स फ्रॉम 3 सोर्स। हमें 3 सोर्स से डाटा चाहिए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब होता है कि अगर हम आज की बैलेंस शीट आज के साल में खड़े हैं, यानी कि 2020 में खड़े हैं हम, ठीक है जी, 2020 में खड़े होकर मुझे बैलेंस शीट जो चाहिए वो 2020 की, और उसके साथ साथ मुझे 2019 की भी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बेटा जी कि हमारी जो बैलेंस शीट्स बनी होती हैं उसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक करंट ईयर का होता है और एक प्रीवियस ईयर का होता है। तो वो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर वाली है इसी को हम क्या नाम देते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का नाम देते हैं। फिर हमें करंट इनकम स्टेटमेंट चाहिए, और साथ हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और चाहिए। अगर ये 3 सोर्स हमें मिल जाएं तो हम अपनी कैश फ्लो को बड़े ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब आपके सामने ज़रा गौर से देखिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है जी।
ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो आएगा हमारे पास, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेथड, दो मेथड है हमारे पास बेटा जी। या तो हम डायरेक्टली कैश कैलकुलेट कर लें या फिर हमने इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्ट वे का मतलब क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा बेटा, कि हमारे सामने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स पड़ी हैं जिसमें कैश एक्टिविटीज़ भी हैं और नॉन कैश एक्टिविटीज़। आप उसमें से सिर्फ कैश एक्टिविटीज़ को उठाते हो और अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हो, तो उसका मतलब ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड में ये है कि आपके पास कैश और नॉन कैश दोनों को आपको सम करके बताया गया हुआ है, और अब आपने उसमें से क्या करना है कि जो कैश है उसको वैसे ही रहने देंगे, जो नॉन कैश है उसको उसमें से माइनस करके उसको सेपरेट कर देंगे, तो बाकी पीछे कौन सी बचेगी, डेफिनेट सी बात है कैश ट्रांजेक्शन ही बचेंगी हमारे पास। अब डायरेक्ट मेथड में अगर आप गौर से देखिए तो वो क्या कह रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें देखिए तो वो सारी वही बातें हैं जो हम पीछे अभी पढ़ कर आए थे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये इनफ्लो है। कैश पेड फॉर मर्चेंडाइज, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये आउटफ्लो ही हम पे कर रहे हैं। कैश पेड फॉर वेजेस, ये भी पे किया, ब्रैकेट में आ गया। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, ये भी पे किया, ब्रैकेट में आ गया। कैश पेड फॉर टैक्सेस, ये भी पे किया, ब्रैकेट में आ गया। तो ये सारे कुछ पेमेंट करने के बाद फाइनली नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास कितना आ गया, 20,000 का आ गया। इसका मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस में से वो ट्रांजेक्शन उठाई हैं इनफ्लो की और आउटफ्लो की, फाइनली जिसमें प्रॉपर तौर पर कैश पे हुआ या प्रॉपर तौर पर कैश को क्या किया गया, रिसीव किया गया। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में जाके देखें तो उसमें हमें सबसे पहले नेट इनकम दी गई है बेटा 38,000 की। अब उसके अंदर हमने फिर क्या किया, एडजस्टमेंट्स टू रिकंसाइल नेट इंक्रीज टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हमने ये सारी एक्टिविटीज को इसके अंदर क्या किया, एडजस्ट किया। ठीक हो गया जी। अब ये सारी की सारी क्या हैं, आगे जाकर ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपके लिए समझना इसको बड़ा आसान हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आंसर इसमें भी 20,000 आया, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे था किसी भी चीज़ को तक पहुँचने के लिए। अब नीचे हमने लिख भी दिया कि नेट कैश अमाउंट प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज आइडेंटिकल अंडर बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। एक छोटी सी बात ये आपको अभी क्लियर करता चलो, हम डायरेक्ट मेथड की ऑप्ट करें या बेशक हम इनडायरेक्ट मेथड को ऑप्ट करें, दोनों मेथड में हमारा आंसर हमेशा क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। क्योंकि हम डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम सिर्फ कैश ही उठा रहे हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमारे पास कैश और नॉन कैश दोनों का सम करके दिया गया था और हमने उसमें से नॉन कैश वगैरह को बीच में से निकालना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बच जाता है, पीछे पे कैश एक्टिविटीज ही बचेंगी हमारे पास। क्लियर होगी जी। चलें जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं, अप्लाइंग द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि बेटा ये देखिए, अब यहाँ पर हमें वो बात हमें जैसे बताई गई थी कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारे पास एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट है जेनेसिस कंपनी के नाम से, जेनेसिस के नाम से है। अब इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट में देखिए, एक तरफ 2014 का डाटा और एक तरफ 2015 का। 15 करंट है जिस साल में हम खड़े हैं, और 14 हमें पिछले साल का साथ दिया गया। इस तरह से जो हमें 2 साल को कंपेयर करके बैलेंस शीट दी जाती है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का नाम देते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो बेटा हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट बताई गई थी, जैसे हमें उसने पिछली स्लाइड्स में बताया भी था कि हमें एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट चाहिए, एक हमें इनकम स्टेटमेंट चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक हो गया जी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारे पास यहाँ पे तो कोई नहीं, लेकिन हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में सबसे पहला काम आपने यही करना होता है कि वैल्यूज को कंपेयर करके एक साइड पे चेंज का कॉलम बना लें और उसमें लिखते जाएं कि चेंजेस क्या आ रही हैं। चेंजेस का मतलब इसमें यह लेना है कि अगर इंक्रीज़ आया तो ऊपर साथ लिख दीजिए कि कितने पैसों का इंक्रीज़ है, अगर डिक्रीज़ आ रहा है तो उसमें मेंशन कर दें कि इतने पैसों का इसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये सारी चेंजेस हमने यहाँ पर लिखी हैं, क्योंकि इन्हीं चेंजेस को हमने यूज़ करते हुए अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ क्या करना होता है, मूव करना होता है। उसके बाद है जी अप्लाइंग द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। अब ये उसने अप्लाई करके एक एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर दिया है। बहरहाल एनी हो, अभी हम इस एग्जांपल को फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग तो अपनी डायरेक्टली खुद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ जब मूव करेंगे तो फिर आपको बताते चलेंगे। ठीक हो गया जी। अप्लाइंग द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या बेटा जी कि सबसे पहले हमने नेट इनकम ली, उसके बाद यहाँ से हमने बात को स्टार्ट किया। पहला स्टेप हमने क्या किया कि चेंजेस इन नॉन कैश करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़। हमने अपने नॉन कैश के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आई हैं उसको यहाँ पर कंसिडर किया। अब वो चेंजेस क्या है इस अगली स्लाइड में भी आपको बताता हूँ। उसके बाद नंबर 2 में हमने क्या किया, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर वो एक्सपेंसेस जो नॉन कैश थे, यानी कि जिन एक्सपेंसेस के लिए हमें कैश नहीं पे करना पड़ता, उनको हमने प्लस करना है। और फिर हमने प्लस करना है अगर हमें कोई लॉस हुए हैं एंड गेन्स हैं तो उसको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो फाइनली इन 3 स्टेप्स के बाद हम अपनी नेट इनकम से डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ। तो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। पहला स्टेप
हमारे एसेट के अंदर और लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस आई हैं उसको लेकर चलना साथ। अब चेंजेस किस तरह से लेकर चलनी है अगली स्लाइड में बड़ी डिटेल में बताता हूँ। फिर उसमें प्लस कर देना है अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस को, और प्लस कर देना है लॉसेस को, और अगर माइनस कर देना है अगर वो गेन कमाए। तो फाइनली आप किसके ऊपर आ जाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर आ जाओगे। अब मैंने अभी बात की थी कि जी एसेट में क्या किस तरह से लाइबिलिटीज़ के चेंजेस को किस तरह से लेकर चलना है। अब ये आपके सामने है बेटा जी, चेंज इन अकाउंट बैलेंस ड्यूरिंग ईयर। अब करंट एसेट्स अगर तो हो रहे हैं इंक्रीज तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नेट इनकम, उसको अपनी इनकम में से माइनस करेंगे। और अगर हो रहे हैं डिक्रीज एसेट तो ऐड टू नेट इनकम। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या, करंट एसेट यानी कि हमारे डेटर्स अगर बढ़ गए तो जितने से बढ़े वो यहाँ पे माइनस करना है, और अगर हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं तो जितने से कम हो रहे हैं उसको हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो वो ऐड हो जाएंगी, वो इससे अपोजिट चलती हैं, और अगर डिक्रीज हो रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये वो वैल्यूज हैं, ये पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको कहा था ना, ये वाला फर्स्ट स्टेप कि चेंजेस इन नॉन कैश एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो इसकी हम लोगों ने बात की है यहाँ पर, तो वो आपको चेंजेस मैंने यहाँ पर सारी की सारी क्लियर कर दी, ठीक हो गया जी। तो इस चेंजेस के थ्रू फिर आपने क्या काम करना है, अब ये आपके सामने इसमें छोटी सी वर्किंग करके दी कि नेट इनकम आपको 38,000 का, एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। आइटम्स नॉट अफेक्टिंग कैश। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, उसको आपने ऐड किया क्योंकि पीछे हमने लिखा था कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमने ऐड करना है। और इसी तरह साथ साथ हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट है, उसको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉस हुआ तो वो भी ऐड हो गया। और गेन ऑन रिटायरमेंट ऑफ नोट्स, उसके ऊपर हमें गेन हुआ तो हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर होगी बात जी। और उसके साथ साथ अब ये हैं वो सारे एसेट्स को हमने जो चेंजेस आई थी उसको एडजस्ट किया। एसेट अगर इंक्रीज किए तो माइनस, इन्वेंट्री ये भी एक एसेट है, इंक्रीज की तो माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस भी एक एसेट है, इंक्रीज किए तो माइनस, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी अब ये डिक्रीज की तो ये भी माइनस, इंटरेस्ट पेबल ये भी लाइबिलिटी है, डिक्रीज की तो माइनस। तो इंक्रीज इन टैक्स पेबल, अगर टैक्स पेबल हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसको प्लस कर दिया। तो ये वो तरीका था कि जिसमें हमने फिर क्या किया, ये अगर आप पूरा देखिए तो एक मैंने पूरा आपको सेक्शन बना के दिखाया जिसमें आपके सामने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट इनकम, और उसके बाद ये पहले स्टेप में हमने वही काम किया कि एक्सपेंसेस को ऐड किया, लॉसेस को ऐड किया, गेन को माइनस किया, और उसके बाद फिर जो एसेट्स की चेंजेस आई उसको किया, और फाइनली 20,000 का फिगर, ये जो पिछली स्लाइड में ऊपर देख कर आए थे ना अभी 20,000, ये वो उसने यहाँ पर आपको डिटेल में शो करके दिया है। क्लियर होगी बात जी। तो ये था हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बाय यूजिंग ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए हमने किस तरह से अपनी वर्किंग करनी है, ये इसके ऊपर आती है हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं, ये तो था ऑपरेटिंग का। अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। अब इसके लिए हम बात करते हैं 3 स्टेजेस प्रोसेस टू डिटरमिन कैश प्रोवाइडेड और यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आइडेंटिफाई चेंज इन इन्वेस्टिंग रिलेटिंग अकाउंट्स। इन्वेस्टिंग रिलेटिंग अकाउंट्स कौन से होते हैं बेटा, हमारे एसेट्स की बात कर रहे हैं कि एसेट्स में जो चेंज आया हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, एसेट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। एक्सप्लेन दिस चेंजेस यूजिंग रिकंस्ट्रक्शन एनालिसिस, एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर चेंज का मतलब है वैल्यू फर्क है, अब फर्क में क्या चेंज है एक्सप्लेन करना है, क्या वो बढ़ी है या कम हुई है वो लेना है, और रिपोर्टिंग देयर कैश फ्लो इफेक्ट्स, और इसके कैश फ्लो इफेक्ट्स उठाने हैं और उसको रिपोर्ट करना है हमने किसके अंदर, अपनी स्टेटमेंट के अंदर, लाइक दिस। अब जरा गौर से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अब एक प्लांट एसेट है जो कि हमारे पास पहले कितने का था, 2014 में 2,10,000 का था, और अब कितना है, 2,50,000 रुपये का। इसका मतलब इसमें चेंज आया है। अब जरा देखिए, दिस एनालिसिस रिवील्स अ 40,000 इंक्रीज इन, 40,000 का इंक्रीज किस में आ रहा है, प्लांट एसेट में आ रहा है, फ्रॉम 210 टू 250, एंड 12,000 इंक्रीज इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 12,000 पे डेप्रिसिएशन भी बढ़ी है। इसका मतलब अगर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फ्रॉम 48,000 68,000 की में हमारे पास फर्क आया, तो फाइनली नेट फिगर का हमारे पास डिफरेंस फिर कितने का आता है, ये जो डिफरेंस हमारे पास 40,000 का आया था और इधर से 12,000 रुपये का हमारी डेप्रिसिएशन में भी डिफरेंस आया, तो 40 का एसेट है उसमें से 12,000 अगर हम माइनस कर दें तो फाइनली नेट जो हमारे पास आया है डिफरेंस वो किस चीज़ का है, 28,000 का है। अब ये आपके सामने हमने करके भी दिखाया, ठीक है जी, आपके सामने एक एंट्रीज के थ्रू भी काम करके दिखाया। एनी हाउ एंट्रीज की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वापस पॉइंट पे चलते हैं। तो जो नेट 28,000 का इंक्रीज़ आया है इसका मतलब इसमें आउटफ्लो हुआ है, हमारे एसेट इंक्रीज करने का मतलब हमने एसेट परचेज किए हैं, और परचेज करने की वजह से इसका मतलब हमारे पास फिर क्या इफेक्ट आ गया, 28,000 का नेट इफेक्ट क्रिएट हुआ इसके लिए।
उसके बाद देखिए बेटा, जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग में भी हमने यही काम करनी है, आइडेंटिफाई चेंजेस इन फाइनेंसिंग रिलेटेड अकाउंट। फाइनेंस रिलेटेड अकाउंट्स का मतलब है हमने अपने कैपिटल को चेक करना है और हमने अपनी लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह को चेक करना है कि क्या वो सेम है या चेंज है, और अगर चेंज है तो फिर उनकी चेंज को एक्सप्लेन करेंगे क्या वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, और उसको उठाकर फिर हमने किस में ले जाना है, अपने अफेक्ट्स में लेकर आना है। लाइक इस अब स्टेटमेंट में देखिए हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल हमारे पास कितने के थे पहले 64 के, अब कितने के हो गए 90 के, इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, हमने और लोन लिया है। इसी तरह से कॉमन स्टॉक की बात करते हैं, पहले हमारे पास 80 का है, अब 95 का हो गया, 15,000 के, इसका मतलब हमने मजीद शेयर इशू करके कैश जनरेट किया है। 88,000 के पहले हमारे पास रिटेन अर्निंग्स थी, अब कितने के हो गए 112,000, इसका मतलब ये इंक्रीज आ रहा है। तो ये सारा का सारा इनफ्लो में कंसिडर किया जाएगा, जैसे मैंने पॉइंट में लिखा है कि एन इंक्रीज इन नोट्स पेबल, ये सारा इनफ्लो होगा। तो इस तरह से फिर हमने क्या करना है कि अपनी फाइनेंस सारी की सारी एक्टिविटीज़ को साथ साथ लेकर चलना होगा। क्लियर होगी बात बेटा जी? तो फाइनली ये अब हमने एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपके सामने रखी कि पहले ऑपरेटिंग, ये जहाँ मेरा कर्सर है 20,000 का, ये ऑपरेशन ऑपरेटिंग से आ गया। फिर कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचा, उसमें से 2,000 रुपये हमें आया, वो भी इनकमिंग है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये कैश का इनफ्लो था, ये आउटफ्लो फाइनली नेट आउटफ्लो आ गया, यानी कि 20,000 ऑपरेटिंग से आया, 2,000 इन्वेस्टिंग से आया, और 17,000 रुपये हमें कहाँ से आया, चला गया फाइनेंसिंग से। तो नेट 5,000 का हमारे पास क्या है, प्लस माइनस आया, और उसमें से 12,000 का बैलेंस हमारे पास पहले का पड़ा था। तो फाइनली कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितने का आ गया, 17,000 रुपये का कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया। ठीक है जी। तो दिस इज द वे फॉर द फाइंडिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर होगी बात जी? तो होप सो के बेटा आज की सारी वर्किंग आपको समझ आई होगी। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको और बताता चलूँ कि हमारा जो मेथड का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट होना, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या उसके साथ साथ हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कोई मेथड हमारे लिए स्पेसिफाइड नहीं है, खा वो इन्वेस्टिंग है, खा वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ऑपरेटिंग के लिए ही मैटर करता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क होगा, लेकिन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई मेथड नहीं है, वो खा डायरेक्ट हो खा वो इनडायरेक्ट हो, उसकी वर्किंग हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। क्लियर होगी बात जी? अब उसमें के बाद हमारे टॉपिक में एक छोटा सा एक ये रेशियोज है बेटा, कैश फ्लो ऑन टोटल एसेट। अब इस रेशियो का फॉर्मूला देखिए बेटा, यूज अलॉन्ग विद इनकम बेस्ड रेशियोज टू असेस कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो क्या काम करना है बेटा, कैश फ्लो ऑन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज का मतलब बेटा हमेशा ये होता है कि अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एसेट्स दिए गए हैं, तो उन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज टोटल एसेट आपके पास आ जाता है। ये एक छोटा सा वर्कआउट था बेटा जो हम लोगों ने इसमें फाइनलाइज कर लिया। होप्स हो के हर चीज़ आपको क्लियर होगी बेटा जी। अगर फिर भी कोई इशू है तो कुछ चीज़ें मैं इसमें मजीद आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये काम किया, एक डायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या काम करना होता है, सीधा सीधा ये काम करना होता है बेटा। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है, पैसे की रिसीट्स कहाँ से हैं और उसकी पेमेंट्स क्या हैं। रिसीट सारा प्लस कर लेना है, पेमेंट सारी की सारी आपने माइनस करनी है, तो फाइनली हम किसकी तरफ पहुँच जाते हैं, डायरेक्टली अपने कैश फ्लो की तरफ आते हैं। बहरहाल जो हमारा कॉमन यूज़ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल भी होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। होप्स हो के बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया। आज हमने अपनी बेसिक्स को कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ मूव करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, तो एडमोडो की ऑप्शन या तो कमेंट सेक्शन में आ जाए, या फिर व्हाट्सअप के ग्रुप्स जो हमारा बना हुआ बेटा उसमें आ जाए, वॉइस नोट में आप मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है बेटा जी? तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।